शेषमणि जी शुरू कर सकते हैं क्या? 2 मिनट और वेट कर लेते हैं हमें। 12:05 को हम शुरू करेंगे। जी ठीक है। हम शुरू करें। जी शेष जी, बस 1 मिनट में थोड़ा परिचय कर लूं सब लोगों से। सभी को नमस्ते। आप सभी को जैसे ध्यान है कि एबीपी जेएनयू की तरफ से एसएस मेथोलॉजी को लेकर क्रैश कोर्स किया जा रहा है। 3 दिन का ये क्रैश कोर्स रहेगा और आज उसका दूसरा दिन है। और कल से लेकर आज तक काफी सारे सेशंस अलग अलग विषयों पे हो चुके हैं, जिससे आप सभी लाभान्वित भी हुए हैं। आज के इस सेशन के लिए हमारे बीच में शेषमणि साहू जी हैं। आप जेएनयू एबीपी जेएनयू के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और आपकी पढ़ाई डीयू में बैचलर्स पॉलिटिकल साइंस में हुआ है। मास्टर्स और एमफिल आपका सीपीएस सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज जेएनयू से हुआ है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में। और आपका पॉलिटिकल साइंस में ही जेआरएफ भी है। आप उसमें एबीपी जेएनयू के इकाई के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशन और आदि दायित्वों का भी निर्वहन कर चुके हैं। आज के इस सत्र में आपका सानिध्य सभी विद्यार्थियों को हमारे बीच में मिलने वाला है। आप विद्यार्थियों से ये अनुरोध है कि शेषमणि जी जब अपनी बात को रख दें तो आप लोग चैट बॉक्स के अंदर या अपना माइक ऑन करने के बाद क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और कोई भी डाउट्स क्वेरीज आपके मन में हैं तो आप उनसे एक बार डिस्कस कर सकते हैं। इस आग्रह के साथ मैं शेषमणि जी से आग्रह करता हूँ कि अपनी क्लास शुरू करें। धन्यवाद। थैंक यू मनीष भैया। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। अ, आज का जो इनिशिएटिव हम जो देख रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद ने यह इनिशिएटिव लिया है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2016 के यूजीसी गजट के बाद में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन है वो बहुत अहम सेक्शन हो गया है। और लगभग सभी पेपरों में जो रिसर्च के पेपर हैं या पीएचडी के पेपर हैं या यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 में लगभग 50% का हिस्सा रखता है और अपने आप में 50% एक क्वालिफाइंग कैटेगरी भी हो सकता है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद ने यह इनिशिएटिव लिया है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का हम क्रैश कोर्स 3 डे क्रैश कोर्स का आयोजन करें। और इसी कड़ी में आज हम जो देख पा रहे हैं कि कई विषयों पे पूरे इस कोरोना पेंडेमिक में विद्यार्थी परिषद ने अपना योगदान दिया है, चाहे विद्यार्थियों के पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए बस्ती के पाठशाला हो या क्रैश कोर्सेज के माध्यम से विभिन्न यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के विषय में आज हम जो देख पा रहे हैं ये भी एक परिषद का ही अपना इनिशिएटिव है। और आज मैं आप सबके बीच जो मुझे विषय मिला है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च और सैम्पलिंग तरीके क्या हो सकते हैं, सैम्पलिंग क्या हो सकता है। मेरी आवाज करा रही है तो मेरे शेषमणि जी को आपकी आवाज ब्रेक हो ब्रेक रही हो है। रही है। अगर आप वीडियो एक बार ऑफ करके बोलें तो
देखते हैं ठीक रहेगा। हेलो शेष जी आपकी आवाज हेलो। आ रही है, थोड़ा कट रही है, आवाज ब्रेक हो रही है, तो एक बार आप अपनी वीडियो ऑफ कर सकते हैं क्या, शायद थोड़ा बेटर हो जाए। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अब बेहतर है, बेहतर है अभी। ठीक। इससे पहले कि हम शुरू करें, हमने दो तीन जो आपने अभी तक 3 सेशन हमारे हुए हैं, कल के जो फर्स्ट सेशन हुए उसमें शिवकीर्ति जी ने इस बात को डिस्कस किया कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च का मतलब क्या होता है, रिसर्च के प्रोसेस क्या होते हैं, किस ऑब्जेक्टिव के साथ में रिसर्च किया जाता है, रिसर्च का क्या अपना सिग्निफिकेंस होता है, और क्या क्या अपने इम्पोर्टेंस हैं रिसर्च के। इन विषयों को हमारे सुकीर्ति सर ने डिस्कस किया। सेकेंड सेशन में अमरीश पांडे जी ने डिस्कस किया कि कौन कौन से डेटा के टाइप्स होते हैं, कैसे उसको कलेक्ट किया जाता है। इन सब बातों को ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज सुबह में आपने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया, हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में डिस्कस किया, क्या सैंपल्स होते हैं इसके बारे में आपने डिस्कस किया। इन सब बातों में टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या क्या होते हैं, इन सब बातों को आपने डिस्कस कर लिया। और आप सब भी, जब भी आप रिसर्च मेथोलॉजी की पढ़ाई कर रहे होंगे, तो कुछ एक फैक्चुअल चीजों को आपके सामने आया होगा कि क्या रिसर्च होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ में रिसर्च होता है, क्या क्या इसके वेरियस टर्म्स होते हैं, क्या मेथड होता है और क्या मेथोडोलॉजी होता है। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं और मैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर मैं डिटेल डिस्कशन करूं, मैं आपको एक फ्रेमवर्क मैं देना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि क्या एग्जैक्टली रिसर्च मेथड और मेथोडोलॉजी होता है। क्योंकि जब हम मेथड और मेथोडोलॉजी को समझेंगे, तब हम जाके समझेंगे कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, कैसे हम रिसर्च को अप्रोच करते हैं। कई टाइप्स है, कई तरीके के हैं, एक्सप्लोरेटरी हो सकता है, एक्सप्लेनेटरी हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, कई तरीके के अपने टाइप्स हैं और इंडिविजुअल सेगमेंट्स में अपने अपने टाइप्स हैं। इससे पहले कि मैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को एलेबोरेटली डिस्कस करूं, मैं आपको एक भूमिका बताना चाहता हूं कि एक क्या क्वालिटेटिव किस जगह पे आता है, या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच किस जगह पे आता है, कैसे हम इसको देख सकते हैं। जब भी हम रिसर्च को अप्रोच करते हैं, तो जब हम थ्योरेटिकल रिसर्च को अप्रोच करते हैं, तो हम उसको पॉजिटिविस्ट या पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच के फॉर्म में देखते हैं। पॉजिटिविस्ट आप भी मैं, ये मेरा सेक्शन नहीं है, और आने वाले समय में पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म पे भी डिस्कशन होंगे। आप ये समझिए कि पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म एक अप्रोच है, रिसर्च को थ्योरेटिकली अप्रोच करने का तरीका है। ठीक उस तरीके से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जब हम प्रोसेस के फॉर्म में देखते हैं, रिसर्च को हम प्रोसेस या प्रैक्टिकली हम जाकर देखते हैं कि रिसर्च का क्या अप्रोच हो सकता है, तो वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के टर्म्स में भी डिवाइड करते हैं। नाउ मेथड एंड मेथोडोलॉजी, जब भी हम मेथड की बात करते हैं, मेथड जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि मेथड यानी आप कैसे चीजों को अप्रोच करते हैं, कैसे आप किस मेथड का यूज करके क्या चीजें आप पाते हैं, दिस इज मेथड। मेथोडोलॉजी जो होता है वो ओवरऑल, जैसे आपके पूरे रिसर्च प्रोसेस में क्या क्या किया, इन सबको जो थ्योरेटिकली डिफाइन करता है, उसको हम मेथोडोलॉजी कहते हैं। रिसर्च प्रोसेस के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी कि आप रिसर्च को प्लान करते हैं, रिसर्च के जो भी एरियाज होते हैं, या होना चाहिए कि आप कौन से सैंपल्स उठाएंगे, सैम्पलिंग का अपना अलग मेथड हो सकता है, रिसर्च लिटरेचर रिव्यू का अपना एक मेथड हो सकता है, एनालिसिस का मेथड अपना हो सकता है। ये इंडिविजुअल कैटेगरीज को या उस जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको प्रोसेस करने का अपना अलग मेथड हो सकता है। तो इंडिविजुअल सेगमेंट्स में या इंडिविजुअल लेवल ऑफ प्रोसेस में आप तरह तरीके के डिफरेंट तरीके के मेथड्स का यूज करते हैं। वहीं जब हम मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, तो मेथोडोलॉजी ओवरऑल सेक्शन की बात करता है, मतलब आपका रिसर्च में कौन सी मेथोडोलॉजी यूज हुई है उसकी बात करता है। अगर आम शब्दों में कहें तो मेथोडोलॉजी एक बड़ा सर्कल है, उस सर्कल के अंदर में एक छोटा सा सर्कल या एक बड़ा बॉक्स मेथोडोलॉजी है, तो उस बॉक्स में एक छोटा सा बॉक्स मेथड का भी आता है। कई तरीके के अपने मेथड हैं,
जब हम मेथड की बात करें तो मेथड को कई तरीके के अपने क्लासिफिकेशंस उसका किया गया। क्लासिफिकेशंस उसके जो बेसिस हैं वो कई तरीके के बेसिस हो सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव पे, यानी आप क्या करना चाहते हैं उसके बेसिस पे भी मेथड को कैटेगराइज किया गया है, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव मेथड या सर्वे मेथड या जिसको और कोरिलेशनल मेथड, एक्सप्लेनेटरी मेथड, एक्सप्लोरेटरी मेथड या एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये ऑब्जेक्टिवली अगर देखा जाए तो इन तरीके के कैटेगरीज में मेथड को कैटेगराइज किया गया है। जहां तक आउटकम की बात करें यानी रिजल्ट क्या होगा, इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो मेथड को फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च के फॉर्म में जानते हैं। इन चीजों को मैं सिर्फ आपके पास एक एक इंफॉर्मेशन रख दे रहा हूं। इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कशंस हमारे जो नेक्स्ट वीडियोज होंगे उसमें आपको मिलेंगे, या नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी उसमें आपको मिलेंगे। जहां तक लॉजिक के बेसिस पे हमने कि क्या लॉजिक हमने यूज किया है, उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो डिडक्टिव और इंडक्टिव के फॉर्म में हम रिसर्च मेथड्स को देखते हैं। नाउ कमिंग टू द इंक्वायरी मोड। इंक्वायरी मोड की जब हम बात करें तो वो किस तरीके के आपने मोड में, वो स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है, ये इस तरीके से हमने कैटेगराइज किया है। कैसा आइडिया है, मतलब आप किस आइडिया से आप या कौन से कॉन्सेप्ट को आप देख रहे हैं, उसके लिए हम कॉन्सेप्चुअल और एम्पेरिकल टाइप के रिसर्च मेथड्स की बात करते हैं। सबसे लास्ट कैटेगरी या लास्ट में अगर मैं बात करूं तो किस तरीके का आपने प्रोसेस यूज किया है, मतलब कोई भी रिसर्च को अप्रोच करने के लिए आपने किस तरीके का जो प्रोसेस यूज किया है उसके बेसिस पे अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के फॉर्म में हमने कैटेगराइज किया हुआ है। क्वालिटेटिव, हम क्वालिटी को चेक करते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव को हम चेक करते हैं। जहां तक क्वालिटेटिव की बात करें, क्वालिटेटिव की बात करें तो हम क्वालिटेटिव में इंडिविजुअल परसेप्शन क्या है या बिहेवियरल एटीट्यूड क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं। कई बार हम सोशल रियलिटी में या इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर है, ग्रुप का क्या बिहेवियर है, ग्रुप जो है कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, पर्टिकुलर कल्चर का क्या बिहेवियर है, कल्चर का क्या एक हिस्ट्री रहा है, क्या कैसे वो चीज़ों को रिएक्ट करती है, कैसे चीज़ों के लिए उनका बिहेवियर है, इन सारी चीज़ों के जो क्या और क्यों, मतलब हाउ एंड व्हाई, इन सारी चीज़ों को अगर हम रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च की ओर जाते हैं। या सपोज कोई ट्राइबल ग्रुप है, उस ट्राइबल ग्रुप के वोटिंग बिहेवियर को हम अगर मेजर करना चाहें कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है, या कोई भी एक जेंडर है, बी इट मेल और फीमेल, कैसे वो वोटिंग करता है, या पर्टिकुलर कोई ग्रुप है या यंगस्टर्स हो सकता है, बी इट वेरी हो सकता है कि वो एज पर्टिकुलर एज ग्रुप है, उसको हम एक सेक्शन को स्टडी करना है कि उसका वोटिंग बिहेवियर कैसे करना है, तो हम क्वालिटेटिव अप्रोच की ओर जाते हैं। जहां तक इस क्वालिटेटिव अप्रोच का जो फीचर है उसके बारे में हम बात करें तो वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड कहने से कि सपोज आपको किसी ट्राइब का जो वोटिंग बिहेवियर है उसको अगर आपको जानना है तो आप पर्टिकुलर उस ट्राइब में उस ट्राइब के लोकेशन पे जाते हैं। लोकेशन पे जा करके हम देखते हैं कि क्या क्या तरीकों के वहाँ लोग कैसे किस किस बातों को करते हैं। तो इट मे बी रेंडम, मतलब आप उस चीज़ों को डिफाइन नहीं कर सकते, कोई स्ट्रक्चर नहीं होते, आप क्या सवाल करेंगे वो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, बहुत मेसी होता है, मतलब कहना चाहिए कि कोई डिफाइंड कैटेगरी नहीं होता है कि कब आप किस तरीके का सवाल करेंगे। जी हाँ, जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, सपोज आप कह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी है, सपोज कोई ट्राइब है, उसके वोटिंग बिहेवियर को आप अगर आप मेजर कर रहे हैं तो उसके जो कॉन्टेक्स्ट है, वोटिंग बिहेवियर एज एन कॉन्टेक्स्ट आपको इम्पोर्टेंस है, क्या उस वोटिंग बिहेवियर का मतलब है, मीनिंग, वो एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है। तो जब भी आप क्वालिटेटिव रिसर्च की ओर जाएं तो पर्टिकुलर कैटेगरी चाहे कोई भी फिनोमिना हो उसके क्या और क्यों को हम अगर नोट करते हैं या बिहेवियरल टर्म्स को अगर हम रिकॉर्ड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ऐसे रिसर्च को हम क्वालिटेटिव रिसर्च के फॉर्म में जानते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के अपने टाइप्स हैं, मैं अभी पहले क्वांटिटेटिव रिसर्च को डिस्कस कर देता हूं, फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव रिसर्च का मीनिंग डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स में मैं जाऊंगा। जहां तक क्वांटिटेटिव रिसर्च, जैसे कि नाम से ही मतलब अपने आप में नाम
खुद डिफाइनिंग कैटेगरी है कि क्वांटिटेटिव, कोई भी ऑब्जर्वेशन को, कोई भी फिनोमिना को हम क्वांटिफाइबल टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कैपेसिटी में जब होते हैं तब हम उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च के फॉर्म में जानते हैं। जैसे कि पहले ही मैंने कहा कि क्वालिटेटिव अनस्ट्रक्चर्ड होता है, तो वहीं क्वांटिटेटिव जो होता है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, चीजों को आप सिस्टमेटिकली अप्रोच करते हैं। कोई भी फिनोमेना या कोई भी इवेंट या कोई भी डिस्कवरी, कोई भी इवेंट हो रहा है उसको आप जाके ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्वेशन का जो अपना कैटेगरी होता है, ऑब्जर्वेशन के बाद में जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो क्वांटिफाइबल टर्म्स में, या जिसको आप क्वांटिटी या नंबर्स के फॉर्म में डिपिक्ट कर सकते हैं, ऐसे रिसर्च को हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के फॉर्म में जानते हैं। या यूं कहें कि जो भी रिकॉर्ड होगा या कोई भी ऑब्जर्वेशन होंगे, उस ऑब्जर्वेशन को स्टेटिस्टिकल या मैथमेटिकल या कॉम्पिटिशनल टर्म्स में हम उसको एनालाइज कर सकें, या उसके जो कैलकुलेशंस हैं उसको एनालाइज कर सकें, उसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के फॉर्म में जानते हैं। कोई भी ऑब्जर्वेशन होगा, सपोज मेरा फेवरेट अपना टॉपिक है वो इलेक्टोरल टर्म्स में मैं बात करता हूं, तो वोटिंग बिहेवियर को आपको ऑब्जर्व करना है। तो वोटिंग बिहेवियर जब हम बात करें, एक पर्टिकुलर कास्ट कैसे वोट करता है, पर्टिकुलर जो ग्रुप है, बीट फीमेल या मेल या यंग एज, कैसे पर्टिकुलर चीजों को रिस्पॉन्ड करता है, उसको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो पहले हम एक ग्रुप लेंगे, एक सेलेक्ट करेंगे कि सिस्टमेटिक एक ग्रुप कलेक्ट करेंगे कि हम यंगस्टर्स के बीच में जाएंगे, यानी 18 टू 35 ईयर्स ऑफ एज के बीच में जाएंगे, और हम देखेंगे कि वो कैसे वोट करता है। तो देखने के लिए हम, जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो उनके साथ बात करते हैं, उनके व्यूज को जानते हैं, क्यों और क्या को जानते हैं। लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो हम उसको नंबर्स के फॉर्म में नोट करते हैं कि हाँ पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, सपोज एक्स एज एन कोई एक्स वाई जेड इंडिविजुअल्स हैं, उनके पर्टिकुलर किसी इशूज पे उनका वोट क्या करता है, किन चीजों, किन डिफाइंड कैटेगरीज पे वो वोट करते हैं, ऐसे टर्म्स को हम क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी हम उसको नंबर्स के फॉर्म में कैटेगराइज कर रहे हैं, ऐसे रिसर्च को हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के फॉर्म में जानते हैं। क्वालिटेटिव यूजुअली ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, क्वांटिटेटिव यूजुअली सर्वे बेस्ड होता है, कॉन्टेक्ट के थ्रू हम क्वेश्चनर्स बनाते हैं, क्वेश्चनर्स के थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं कि क्या प्रोसेस हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मोरलेस इन डिफाइंड कैटेगरीज पे हमारा रिसर्च चलता है। जहां तक क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स की बात करूं, तो क्वालिटेटिव रिसर्च यूजुअली पर्सनल इंटरव्यूज के थ्रू होता है, चाहे वो इन डेप्थ इंटरव्यूज हो या फोकस ग्रुप इंटरव्यू हो। इन डेप्थ इंटरव्यू मतलब 1-to-1 आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं किसी इंडिविजुअल से, लगभग 20 मिनट से आधे घंटे का आपका टाइम इंटरवल होता है, या इंडिविजुअल से आप बात करते हैं कि क्या उनका अप्रोच रहता है किसी चीज़ों के लिए। सपोज आप ट्राइब्स के बीच में वोटिंग बिहेवियर को मेजर कर रहे हैं, तो बस पर्टिकुलर ट्राइब में जा करके नोट डाउन करेंगे कि क्या किस किस बेसिस पे वो वोट कर रहे हैं। तो आप इंडिविजुअल वोटिंग के बेसिस पे आप तय करेंगे कि क्या, इंडिविजुअल इंटरव्यू के बेसिस पे आप तय करेंगे कि क्या उनका वोटिंग बिहेवियर है। ये इन डेप्थ इंटरव्यू के टाइप हैं। दूसरा फोकस ग्रुप इंटरव्यू, यानी 5-7 लोगों का एक एक्सपर्ट ग्रुप होगा जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में बहुत डेप्थ नॉलेज रखता होगा। ऐसे लोगों को आप इंटरव्यू करेंगे और उसके बेसिस पे तय करेंगे कि आपका रिजल्ट क्या होगा। इसको हम इन डेप्थ या फोकस ग्रुप इंटरव्यू कहते हैं। नरेटिव रिसर्च होता है कि क्या नरेशन चल रहा है। यूजुअली ये जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो किसी भी इशू को आप उठाते हैं, किसी भी एक पॉइंट को उठाते हैं, उसमें क्या पॉपुलर परसेप्शंस हैं, क्या पॉपुलर लिटरेचर जो है वो क्या नरेट करता है, वो नरेटिव रिसर्च होता है। फिनोमिनोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी एक टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है और यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं। फिनोमिना, जैसे कि ना, फिनोमिनोलॉजी यानी नाम से ही स्पष्ट है कि फिनोमिना को आप नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सपोज वॉर विडोज के जो इनसाइड फीलिंग्स हैं, वॉर विडोज के साथ में क्या गुजरते हैं इसके बाद, उसको अगर आप नोट करते हैं, या प्रिजनर्स की वाइफ्स के इंटरव्यू को आप अगर लेते हैं, तो एक फिनोमिना है प्रिजनर्स का अंदर जाना, फिनोमिना, उनके साथ क्या बिहेवियर है, कैसे वो उनका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इन एक्टिविटीज को, उसको नोट डाउन करना, ये एक फिनोमिना को आप नोट डाउन कर रहे हैं, ये इसलिए फिनोमिनोलॉजी है। यूजुअली जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसको पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस के नाम से कैटेगराइज करते हैं।
पार्टिसिपेंट्स यानी पर्टिकुलर जो व्यक्ति होता है, मतलब जो रिसर्चर होता है, वो आप वहां जा करके नोट डाउन करते हैं। नॉन पार्टिसिपेंट्स आप हो सकता है किसी और के थ्रू जा करके आप रिसर्च को नोट डाउन करें, या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में यूजुअली हम एथनोग्राफिक सर्वे, एथनोग्राफिक मतलब पर्टिकुलर कल्चर के जो एक सपोज मैं एथनो एक एथनिक कैटेगरी है, ट्राइब, उसको उसके जो एटीट्यूड है, उसके कल्चरल रिस्पॉन्सेज हैं, उस कम्युनिटी का किसी चीज़ों के लिए क्या रिस्पॉन्ड है, इसको अगर आप नोट करते हैं तो वो एथनोग्राफिक रिसर्च होता है। ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक उस तरीके से नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन माने जो रिसर्चर होता है वो खुद नहीं जाता है, मतलब उस रिसर्च करने के लिए वो खुद उस पर्टिकुलर जो सैंपल है, उस पर्टिकुलर जो टारगेट ग्रुप है, उसके पास में नहीं जाता है। और अगर देखें क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स के लिए, तो केस स्टडी रिसर्च भी एक तरीके का टाइप है, जिसमें हम पर्टिकुलर किसी चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज जेएनयू के एकेडमिक रिकॉर्ड को, या जेएनयू में सोशल साइंस जो स्कूल है उसमें क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस रहे हैं, अलग अलग इंडेक्सेस के बेसिस पे हम उसका केस स्टडी कर सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशनल या इंटाइटी, सपोज हो सकता है कि मैं किसी केस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैंने यंगस्टर्स का एक ग्रुप चूज किया, वो एक केस स्टडी के रूप में हो सकता है। तो ऐसे हम इंस्टीट्यूशंस या इंटाइटी को स्टडी करने के लिए केस स्टडी ग्रुप का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो कंटेंट एनालिसिस का टाइप है। कंटेंट एनालिसिस में यूजुअली हम किसी कंटेंट को एनालाइज करते हैं, ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च के फॉर्म में जानते हैं। सपोज अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नेंस पे मैं बात करूं, या अटल बिहारी वाजपेयी जी का डेमोक्रेसी पे क्या व्यूज थे, इसको मैं अगर स्टडी कर रहा हूं, तो मैं उनकी कविताओं को, उनके दिए हुए लेक्चर्स को एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। तो वो एक तरीके का कंटेंट एनालिसिस काइंड ऑफ रिसर्च होगा, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च का एक टाइप कंटेंट एनालिसिस के नाम होगा। सेम उस तरीके से ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में हम नए तरीके के रिसर्च या नए तरीके की थ्योरीज के लिए सर्च करते हैं, ऐसे रिसर्च को हम ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च कहते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वांटिटेटिव टाइप्स, क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो टाइप है, यूजुअली क्वांटिटेटिव रिसर्च को 4 मेजर कैटेगरीज में हम कैटेगराइज करते हैं। पहला जो कैटेगरी होता है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। दूसरा जो कैटेगरी होता है वो कोरिलेशनल रिसर्च होता है। तीसरा जो कैटेगरी होता है वो कॉजल रिलेशनशिप रिसर्च होता है। फोर्थ जो रिसर्च होता है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, आप चीजों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। कोई भी इवेंट्स अपने नेचुरल सेटिंग में होता है, उसको आप डिस्क्राइब करते हैं कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इफेक्ट्स है। ये हम यूजुअली इन जनरल टर्म्स में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ऐसा होता है। कोरिलेशनल, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कोरिलेशन मतलब क्या एक किसी दो वेरिएबल्स के बीच में क्या इंटर रिलेशंस हैं, कोरिलेशंस हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, जैसे कि यूजुअली फिजिकल साइंसेज में ऐसा रिसर्च होता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप डिसाइड करते हैं कि क्या होने वाला है। सपोज कोरोना की वैक्सीन उस समय नहीं आई थी, तो कोरोना के वैक्सीन के डोजेस इंडिविजुअली एक पर्टिकुलर सैंपल्स को, अलग अलग सैंपल्स को, चाहे 18 से 35 साल के, 35-50 प्लस के ईयर्स के, उसके प्लस ईयर्स को, ऐसे इंडिविजुअल्स पे लगाए गए वैक्सीन्स को ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर एक जाकर के रिसर्च के बेसिस पे एक डिफाइन किया गया कि हाँ ये इस तरीके का रिसर्च हो रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कॉजल रिलेशनशिप, कॉजल मतलब कॉज एंड इफेक्ट को आप नोट डाउन करते हैं, चेक करते हैं, कॉजल रिलेशनशिप होता है। नाउ कमिंग टू सर्वे मेथड, मतलब सैम्पलिंग, यानी क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड एंड क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड। जब भी हम क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड की बात करें तो वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होता है कि पर्टिकुलर बिहेवियर को आप, एटीट्यूड्स को, नॉर्म्स को आप ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे डेटा कलेक्शन मेथड को हम ऑब्जर्वेशन डेटा क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड कहते हैं। जहां आप क्वांटिटेटिव को नोट डाउन करने की बात करते हैं, चाहे वो सर्वे के थ्रू हो, चाहे वो क्वेश्चनर के थ्रू हो, चाहे वो मेल क्वेश्चनर के थ्रू हो, तब ऐसे रिसर्च को हम क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड के फॉर्म में जानते हैं। नाउ सैम्पलिंग, सैंपल एंड इट्स टाइप। सैम्पलिंग
आम शब्दों में कहें तो आप किसी एक पॉपुलेशन पे जा करके आप अपने अपने जो जरूरत की चीज होती है उसको आप उठा के लाते हैं। कोई भी रिसर्च में, जब भी रिसर्च प्रोसेस की बात करें, यानी कोई भी रिसर्च को प्रोसेस करने के लिए एक जो सेक्शन आता है या एक जो प्रोसेस आता है वो डेटा कलेक्शन का आता है। डेटा कलेक्शन के मैंने आपको टाइप बता दिया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में आप ऑब्जर्व करते हैं, व्हाई एंड हाउ को ऑब्जर्व करते हैं, नेचुरल सेटिंग में आप जाकर के ऑब्जर्व करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन। क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन में आप चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, सैंपल जो होता है उसको कलेक्ट करते हैं। तो मेरा जो आज का जो सेकंड टॉपिक है वो सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स। जब भी हम सैम्पलिंग की बात करें तो 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझना बहुत जरूरी होता है। सैम्पलिंग की बात करें, यूजुअली वो एग्जाम्स में आ भी सकते हैं। सैम्पलिंग यानी किसी सैंपल्स को आप लेकर के जाके उठा के लाते हैं कि हाँ, अपने रिसर्च के ओरिएंटेड जो भी सैंपल्स होंगे, जो आपका रिसर्च का रिप्रेजेंटेटिव होगा, ऐसे को आप कलेक्ट करके लाते हैं और इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। सैम्पलिंग या डेटा कलेक्शन मेथड, डेटा कलेक्शन की जब हम बात करें 3-4 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। पहला कॉन्सेप्ट यूनिवर्स का होता है। यूनिवर्स यानी आप जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि बहुत वाइड होगा, यूनिवर्सल होगा। ये एक तरीके से थ्योरेटिकली आपका पॉपुलेशन होगा, मतलब थ्योरेटिकली आप इन ग्रुप्स को टारगेट करेंगे, ऐसे जगह को यूनिवर्स कहा जाता है। एक लार्ज ग्रुप होता है यूनिवर्स में, आप उसको समझने के टर्म्स में एक लार्जर ग्रुप के फॉर्म में आप मतलब समझ सकते हैं। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है वो पॉपुलेशन का, मतलब पॉपुलेशन एज ए कॉन्सेप्ट। पॉपुलेशन यूजुअली एम्पिरिकल होता है। एम्पिरिकल मतलब आप कौन से रिसर्च को करने वाले हैं, आप क्या रिसर्च करने वाले हैं, कौन सा चीज आप देखने वाले हैं, ये आप एम्पिरिकल टारगेट पॉपुलेशन के रूप में रखते हैं। एम्पेरिकल मतलब आपको पता होता है कि हाँ, ये मेरा पॉपुलेशन है, इसके डिफाइंड कैटेगरी से मुझे सेलेक्ट करने हैं। ये कभी कभी इसको हम सैम्पलिंग फ्रेम के नाम से भी जानते हैं। पॉपुलेशन का एक अपना डिफाइंड कैटेगरी होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च कैसे किन इशूज को टारगेट कर रहा है। ना सैंपल, सैंपल क्या होता है? सैंपल मतलब आपका जो रिसर्च होता है, आपका जो रिसर्च किस चीजों को, किस पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा है, उस टारगेट पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब आप 100 में गए, 10 बाल, आपका कहना चाहिए कि एक बॉल एक पॉपुलेशन है, उस बॉल में कितने पिंक बॉल हैं, आपको पिंक बॉल्स को वहां पे चूज करना है। उस पिंक बॉल्स में से कितने जो बॉल हैं वो पिंक हैं, वो आपका सैंपल है, मतलब वो रिप्रेजेंटेशन है आपके उस पूरे पॉपुलेशन का। ये एक तरीके समझने का तरीका है। नाउ सैंपलिंग, सैंपलिंग यूजुअली दो तरीके के सैंपलिंग होते हैं। पहला प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि प्रोबेबल होता है, मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि कोई भी नंबर्स आ सकते हैं या कोई भी रेंडमली आप उठाएं तो वो कोई भी ऑब्जर्वेशन आप पा सकते हैं, ये प्रोबेबल होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी, सर्टिनिटी कुछ नहीं होती है कि मतलब आप अगर हाँ पर्टिकुलरली चीजों को उठा रहे हैं तो ये तय होता है कि हम उसी चीजों को जानबूझ के उठा रहे हैं। मतलब अनसर्टेन होता है कि हाँ, कोई मतलब ऐसा रैंडम चीजें नहीं होती कि हाँ कोई भी आ सकता है, इक्वल चांसेस किसी के पास में होते नहीं है, इसलिए हम उसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। और दूसरे शब्द में कहें तो रेंडमाइजेशन के फॉर्म्स में हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को समझते हैं। रेंडम होता है, आप भीड़ में जाएंगे, मतलब आपके पास 100 बॉल्स हैं, उस 100 बॉल्स में से कोई बॉल उठाने का, हर बॉल को उठाने का 100 मतलब उतना ही प्रोबेबल ऑप्शंस हैं। कुछ भी आप, किसी भी बॉल को आप रेंडमली उठा सकते हैं, कोई फिक्स कैटेगरी नहीं होता। वहीं जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है वो नॉन रैंडम होता है, मतलब आप उसमें रेंडमली कोई कैटेगरी, मतलब रेंडमली आप चीजों को नहीं उठा सकते हैं, और कौन सा बॉल आएगा इसके भी संभावना बहुत अनसर्टेन होता है, वो बहुत फिक्स्ड होता है कि किसी बॉल को उठा रहे हैं तो दैट बॉल विल बी पिंक, रेड और ब्लू, कुछ भी हो सकता है, वो डिफाइंड होगा। मतलब आप इंटेंशनली पिंक बॉल्स को उठाएंगे, इंटेंशनली आप इक्वल चांसेस आप उन सब बॉल्स को नहीं मिलेगा। दिस इज मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नाउ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम 4 तरीके के सैंपलिंग्स का टाइप्स देखते हैं। जैसे सबसे पहला जो कैटेगरी है वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरा जो कैटेगरी है वो सिस्टमेटिक सैंपलिंग, तीसरा जो हमारा कैटेगरी है वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग,
फोर्थ तरीके का जो कैटेगरी है वो क्लस्टर सैंपलिंग के फॉर्म्स में जानते हैं कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सिंपली आपको रैंडम चीज़ों को उठाना है, सैंपलिंग करना है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग होगा। जैसे कि मैंने कहा कि एक बॉक्स में 10 बॉल्स है, उस 10 बॉल्स में हर बॉल को उठने के चांसेस उतना ही इक्वल है, मतलब आप डिफाइंड नहीं है कि हाँ पर्टिकुलर बॉल को आप उठाएंगे, दैट इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिस्टमेटिक सैंपलिंग, सिस्टमेटिक यानी आप चीज़ों को सिस्टमेटिकली उठाते हैं। सपोज आपको 1 से लेकर के 100 नंबर चूज करने हैं, 1 से लेकर के 100 नंबर आपका पॉपुलेशन है, और आप क्या करेंगे कि आपको 15 नंबर चूज करने हैं, मतलब 15 नंबर आपको चूज करने हैं उस 100 में से। तो आप क्या करेंगे कि हर थर्ड नंबर, 1 2 को छोड़कर के तीसरा जो नंबर होगा, या यूं कहें कि आपके पास 100 बॉल है, ठीक है, 100 बॉल में से आपको एक एक दो तीन, मतलब 100 नंबर, 100 बॉल में से आपको हर थर्ड बॉल जो होगा आपको एक कैटेगरी में रखना है, मतलब आपको उसको सिस्टमेटिक वे पे, या यूं कहें कि आपको एक सर्वे करना है। सर्वे करने के लिए आप किसी जगह पे गए, किसी गली पे गए, आपको ये फिक्स कर देना है कि हाँ मुझे हर तीसरा घर में जाकर के पूछना है कि भैया आप किसको वोट करते हैं, या आपके वोटिंग का तरीका क्या होता है। दिस इज सिस्टमेटिक सैंपलिंग, या इसको सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग के नाम से भी जानते हैं। नाउ थर्ड कैटेगरी इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की जब हम बात करें तो स्ट्रेटा, स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेटिफाइड कर देता है, मतलब स्ट्रेटा में कैटेगराइज कर देता है। या उसको कुछ इस तरीके से समझे कि कोई भी, सपोज आपको वोटिंग देखना है फीमेल्स के बीच में, आप वोटिंग बिहेवियर देखना है फीमेल्स के बीच में, तो आप कैटेगरी करते हैं कि आप उसमें भी आपने स्ट्रेटा बांटा, फीमेल्स के वोटिंग पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है। तो आप रैंडमली किसी सारे सारे जो 55 प्लस के वीमेंस हैं उसको आप बात नहीं कर सकते, या रैंडमली आप यंग एज के वीमेंस के साथ बात नहीं कर सकते। तो आप एक कैटेगरी डिसाइड करते हैं, एक स्ट्रेटा डिसाइड करते हैं कि मैं 18 टू 35 ईयर्स ऑफ एज, जिसको आइडियली यंग एज कहा जाता है, उसके बीच में जाऊंगा। 35 टू 55 या 60 ईयर्स के एज को हम मैं एक कैटेगरी दूंगा, जिसको हम एक मिड यंग्स के बीच में हम जानते हैं। फिर उसके बाद में 60 प्लस के जो लोग होंगे उसको सीनियर सिटीजन कैटेगरी में रखेंगे। तो आपने एक स्टेटा डिफाइन कर दिया कि इस एज में मैं इतना इतना नंबर्स में रैंडमली मैं सैंपलिंग करूंगी, ऐसा या करूंगा। ऐसे सैंपलिंग्स को हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग्स कहते हैं। ना क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर क्या हो गया कि आपने एक रीजन डिसाइड कर दिया, एक लोकेशन डिसाइड कर दिया कि इस क्लस्टर में मुझे इतने सैंपलिंग्स करने हैं, वो भी रैंडमली, तो उसको क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग के नाम से जानते हैं। अब एक वाजिब सा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों भाई, जब सारे ही चीजें प्रोबेबल सैंपलिंग है, या सारे ही जब प्रोबेबल सैंपलिंग है, सारे को ही रैंडमली करना है, तो इतना हम फालतू का क्यों समय अपना वेस्ट कर रहे हैं, कि हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हम पर्टिकुलर चीजों के लिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग करेंगे, या पर्टिकुलर चीजों के लिए हम सिस्टमेटिक सैंपलिंग कैसे करेंगे, या पर्टिकुलर चीजों के लिए सर्टिफाइड रैंडम सैंपलिंग कैसे करेंगे, या क्लस्टर में कैसे उसको डिफाइन करेंगे। एक सिंपल सा वाजिब सा सवाल है कि हम कैसे डिसाइड करें कि पर्टिकुलर चीजों को चूज करना है। तो इसका जो बेसिस है इस कैटेगरीज को, या जब सारे ही चीजें प्रोबेबल हैं, तो इतने 4 तरीके का कैटेगरी बनाने का क्या अपना रीजन है। तो इसके पीछे अपना एक रीजन है। जैसे सबसे पहला, अगर आपको लगता है कि जो आपका सैंपल है बहुत स्मॉल सैंपल, ये होमोजेनस सैंपल है, होमोजेनस मतलब एक तरीके का सैंपल है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल रैंडम सैंपलिंग करना है। होमोजेनस कहने से मतलब एक तरीके का, 18 टू 25 ऑफ ईयर्स एज, दैट टू इन फीमेल कैटेगरी, मतलब 18 से 25 साल के, 18 से 35 ईयर से 18 टू 35 ईयर्स के महिलाओं का आपको सर्वे करना है। ये डिफाइंड कैटेगरी है कि आपको 18 टू 35 ईयर्स ऑफ फीमेल्स के बीच में जाना है और आपको सर्वे करना है, एंड दैट टू इन अर्बन सिटी, मतलब सिटीज में। तो आपके पास सिंपल है, आपका जो सैंपल है वो होमोजिनस है, 18 टू 35 ईयर्स, और वो भी सिटीज में होमोजिनस है, मतलब आपके पास में कोई डिफरेंट कैटेगरीज नहीं है कि क्या है इसमें, कैसे उसमें और डिफाइंड कैटेगरीज कुछ ऐसा डिफरेंट, मतलब सब कुछ डिफाइंड है कि सिंपल ही है, मतलब आपको आपका जो सैंपल है वो होमोजिनस है, तब आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग को यूज करेंगे। नाउ
सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक में आप एक सिस्टम तय कर देते हैं कि एवरी थर्ड ऑब्जर्वेशन को मैं नोट करूंगा या इस पर्टिकुलर चीजों को मैं नोट करूंगा। आपने सिस्टमेटिकली डिफाइन कर दिया। जब आपको लगता है कि कोई भी चीजें आपका जो कहना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन है, यूजुअली स्ट्रेटिफाइड और सिस्टमेटिक को हम एक लोकेशन पे रखते हैं, और जब आपका सैंपल हेटेरोजिनस होता है, आपका जो सैंपल जो होता है वो हेटेरोजिनस होता है। हेटेरोजिनस कहने से मतलब आपको ये कह दिया गया है कि 18 to 35 ईयर्स ऑफ एज के मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरीज के लोगों को सर्वे करना है। तो आपको फिर सर्वे करने के लिए आप उनको कैटेगराइज करेंगे, सिस्टमेटिकली आप रखेंगे, स्ट्रेटिफाई करेंगे। मतलब आपके पास सैंपल जो है वो हेटेरोजिनस है, एक होमोजेनिटी नहीं है उस पूरे सैंपल में। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सिस्टमेटिक और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का यूज करेंगे। क्लस्टर सैंपलिंग, जब आपको लगता है कि आपको लार्ज अमाउंट पे सैंपल कलेक्ट करना है, तब आप जाकर के क्लस्टर सैंपलिंग का यूज करते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सिंपल, सिस्टमेटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर सैंपलिंग कैसे करते हैं, किन किन बेसिस पे हम ये तय करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को मैंने डिस्कस कर दिया है। उसी में एक आता है कि मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्या होता है। एक सिंपल सा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एक टाइप है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। नाम से ही स्टेज है कि मल्टी लेवल पे, मल्टी स्टेज पे हम सर्वे करेंगे। या यूं कहें कि सपोज ये करिए कि आप एक डिफाइंड कैटेगरी में, एक सिटी में 10 स्कूल है, उस 10 स्कूल में मल्टी स्टेज सैंपलिंग को यूज इस तरीके से समझें कि पहले हम इसको सिंपली हम सेंसस के फॉर्म में देखते हैं। सेंसस या एनएसएसओ के डेटा में हम देखते हैं कि पहले विलेज लेवल पे होगा, फिर ब्लॉक लेवल पे होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, फिर स्टेट लेवल पे होगा, या फिर इसके बाद नेशनल लेवल पे होगा। इस तरीके का स्टेज वाइज हम सैंपलिंग कलेक्शन करते हैं, डेटा भी स्टेज वाइज आते हैं, इसलिए हम उसको मल्टी स्टेज सैंपलिंग कहते हैं। नाउ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में यूँ समझें कि मतलब अपने हिसाब से हम जब सर्वे करते हैं, जिसमें प्रोबेबल ऑप्शंस कुछ नहीं होता, सब कुछ फिक्स होता है, उसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कैटेगरी में रखते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के 5 तरीके के अपने टाइप्स हैं। सबसे पहला कोटा सैंपलिंग, दूसरा कन्वीनियंस या जजमेंट सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग एक डिफरेंट कैटेगरी है। जजमेंट या पर्पसिव सैंपलिंग ये तीसरे तरीके का अपना डिवीजन है। चौथा एक्सीडेंटल सैंपलिंग, पांचवा स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। नाउ कोटा सैंपलिंग, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कोटा आपको तय कर दिया गया है। सपोज इंडिया में एक सिस्टम है, कोटा सिस्टम है, या रिजर्वेशन की पॉलिसी, जिसको अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसीज के फॉर्म में हम जानते हैं। कैटेगरी तय है कि 12% शेड्यूल कास्ट को मिलेंगे, 7% एससी को मिलेंगे, 27% ओबीसी को मिलेंगे, बाकी जो बचा यूआर के लिए। तो 50% जो यूआर है उनको, 51% जो यूआर है उसको चूज करने का प्रोबेबिलिटी कोई फिक्स है क्या? नहीं है। मतलब आप अपने हिसाब से अपने प्रिस्क्राइब कैटेगरी में आपने एक कोटा के थ्रू आपको 27% से ही आपको ओबीसी मिलेंगे, ये फिक्स है। ये उसका सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो 27% तक लिमिटेड हैं। ये एक तरीके का कोटा सैंपलिंग है, मतलब आप डिफाइंड कोटा में आप उसको में ही आपको फिक्स कर देना है कि हाँ आपके जो सैंपलिंग का तरीका होगा वो कितने लेवल पे होगा। दिस इज कोटा सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग, या यूं कहें कि मतलब अपने कन्वीनियंस के बेसिस पे मुझे लगता है कि सर्टेन कैटेगरी में मुझे ये बात दिखाना है कि नाउ मुस्लिम वीमेन्स आर वोटिंग इंडिपेंडेंटली, मतलब हम इस बात को शो करना है, तो मैं जानबूझ के अपने जो कॉन्टेक्ट के जो मुस्लिम वीमेन्स हैं मैं उनसे सर्वे करूंगा, तो हम उसको कन्वीनियंस सैंपलिंग के फॉर्म में जानते हैं। तो हम अपने कन्वीनियंस के बेसिस पे हम उनसे सर्वे करते हैं। जजमेंट या पर्पसफुल सैंपलिंग, जैसे नाम से स्पष्ट है, जजमेंट अपने आप जजमेंट कर लिया कि भैया हाँ पर्टिकुलर जो कैटेगरी है वो आपके जजमेंट के बेसिस पे आप उसको पर्पसफुली सैंपल करते हैं। अब पर्पस क्या हो सकता है? पर्पस कई तरीके का हो सकता है। सपोज आप पॉलिटिकली
पॉलिटिकली चार्ज आपको इवेंट देखने हैं, या कहना चाहिए कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड इवेंट्स को आपको सर्वे करना है, या वैरायटी को ऑब्जर्व करना है, तो वेरिएशंस को, कौन कौन से वेरिएशंस हैं उसको आपको, मतलब आप अपने इंटेंट से, मतलब अपने आपके जो सैंपल, अपने जो रिसर्च का रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप पर्पसफुली, इंटेंशनली कि हाँ ये आपको करना है। तो मैंने आपको कहा कि मैं अगर यंग वुमेन्स को एज अ कैटेगरी सर्च करता हूं, तो मैं पर्पसफुली यंग वुमेन्स को टारगेट करूंगा अपने रिसर्च को प्रूव करने के लिए। थर्ड, जो फोर्थ कैटेगरी का अपना टाइप है वो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है। यूजुअली ये मार्केट ओरिएंटेड रिसर्च के लिए काम आता है। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग यानी आप किसी भी व्यक्ति को, आपका किसी भी कंज्यूमर को आप पूछने लगते हैं कि भैया पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसका क्या आपके क्या ओपिनियन है आपका उस प्रोडक्ट पे, तो ये एक्सीडेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। जो पांचवा कैटेगरी है स्नोबॉल स्लैम्पिंग। स्नोबॉल कहें कि मतलब यू कहें कि इसको इसमें चैन बेस्ड सैम्पलिंग होता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग को इस तरीके से समझें कि आप पर्टिकुलरली एक सैंपल के पास जाएंगे। सपोज आप सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द विमेन्स इन द रेड लाइट एरिया, या जो प्रोस्टिट्यूट्स है उनके सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को आपको ऑब्जर्व करना है। तो हम एक पर्टिकुलर रेड लाइट एरिया में जाएंगे, उनसे एक से पूछेंगे कि हाँ आपकी क्या स्टेटस है, फिर वो किसी सेकेंड सैंपल को हमको कांटेक्ट देगा। सपोज उसने किसी XYZ एरिया में रहने वाली किसी एक दूसरे कैटेगरी के सैंपल को हमको कांटेक्ट दिया, उन्होंने फिर थर्ड कैटेगरी का या इसको बहुत सिंपल टर्म्स में कहें कि वॉर वीडियोस का हमको सैंपल इकट्ठा करना है। मैं जानता हूं कि मेरी एक जो दोस्त है उसकी मम्मी जो है वो वॉर विडो है, तो मैं उनके पास गया, फिर उसके पास में जाऊंगा तो उनको वो बताएंगे कि मुझे और कि हाँ ये एक और लेडी है, ये भी एक वॉर विडो है। या फिर मैं उनके पास जाऊंगा तो फिर वो बताएंगे कि, तो ये चैन बेस्ड होता है, मतलब आप एक के पास जाएंगे, दूसरा जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, तो ये स्नोबॉल सैंपलिंग की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। नाउ मोर और लेस मैंने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, कैसे क्वालिटेटिव रिसर्च ओरिएंट, मतलब क्या रिसर्च का अप्रोच होता है, कैसे रिसर्च के बाद में हम सैम्पलिंग के क्या तरीके होते हैं, सैम्पलिंग का क्या तरीका होता है, कितने कितने टाइप की सैम्पलिंग होते हैं, मोर और लेस सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। नाउ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कुछ भी क्वेरीज होंगी, मुझे लगता है कि मैं जस्टिफाई किया हूँगा, हो सकता है मैं भी आपकी तरह ही स्टूडेंट हूँ, हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं आपसे कम बताया होऊंगा, तो अगर है तो आप, नाउ द सेशन इज ओपन फॉर डिस्कशन। आपके पास कोई क्वेरी होंगे, आपके पास कोई सजेशंस होंगे, तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, बिल्कुल। जी नमस्ते। मेरा प्रश्न ये भी है कि जजमेंटल सैम्पलिंग को एक बार डिफाइन कर दिए फिर से। जजमेंटल सैम्पलिंग मतलब आप जजमेंटल हो जाते हैं, इसको इस तरीके से समझिए, मतलब आप पर्पसफुली कि हाँ भाई ये, मतलब ये हमारा डिफाइंड कैटेगरी है, यहाँ से हमको सैंपल मिलेगा, आप पर्पसफुली वहां जाते हैं, ये आपका पर्पसफुली या जजमेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। मतलब आपने जजमेंट के बेसिस पे कि हाँ भाई ये चीज यहाँ से मिलेंगी और मेरे हिसाब से इसमें रिस्पॉन्ड आएगा, मैं जानता हूँ, उसके बेसिस पे मैं अगर वहाँ सर्वे करना चाहता हूँ, तो हम उसको पर्पसफुली सैम्पलिंग कहते हैं। जी, एक और विषय ये था भैया कि जैसे आपने प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी का सेक्शन बताया, उसके अतिरिक्त जो यूनिवर्स और पॉपुलेशन और एम्पिरिकल, ये जो कैटेगराइज किया है, इसको मतलब किस तरीके से देखेंगे या फिर किस तरीके से जानेंगे? ये ऐसा कुछ डिफाइंड कैटेगरी नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जब आप सैंपलिंग को पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके पढ़ने के दौरान में आएगा। जैसे यूनिवर्स कहा मैंने, तो यूनिवर्स मतलब नाम से ही स्पष्ट है, यूनिवर्स बड़ा यूनिवर्स है, उसमें से आपको करना है, मतलब वो थियोरिटिकली आपका एक सैंपल ग्रुप है या टारगेट है जिसपे आपको जाना है, वो यूनिवर्स है। फिर आपने पॉपुलेशन, मैंने कहा पॉपुलेशन आपका टारगेट है। सपोज एक स्टेट
कहना चाहिए कि स्टेट ऑफ, सपोज दिल्ली एक स्टेट है, उस दिल्ली स्टेट एक यूनिवर्स है। अब उसमें मुझे अपना, मैं किस पे सर्वे कर रहा हूँ, टेरिटोरियल मतलब आउटर दिल्ली का मैं सर्वे कर रहा हूँ, दिल्ली के लोकल गवर्नेंस के फॉर्म में, मतलब अर्बन गवर्नेंस का मुझे स्ट्रक्चर देखना है। तो दिल्ली मेरा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में मैं, मेरा टारगेट क्या है, टेरिटोर मतलब आउटर दिल्ली, यानी जो बाउंड्री इलाके हैं दिल्ली के, बीट नजफगढ़, बीट छतरपुर, या नॉर्थ दिल्ली में जो अपना नरेला, बवाना, ऐसे जो एरियाज हैं, ये आउटर दिल्ली है, ये मेरा पॉपुलेशन है। यूनिवर्स क्या है, दिल्ली मेरा यूनिवर्स है, जो एरिया होगा वो पॉपुलेशन होगा, और वहां से मैं जो सैंपल कलेक्ट करूंगा वो मेरा सैंपल होगा। हो सकता है मैं समझाने में सफल रहा हूँ। जी भाई साहब, बिल्कुल। अच्छा, एक और विषय ये था भैया कि रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग इन दोनों से कैसे कनेक्टेड है, एक बार संक्षिप्त में थोड़ा बता दीजिएगा। कैसे, क्या है? रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो मैंने आपने कनेक्ट किया कि किसके साथ कनेक्टेड है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो इसके विषय में थोड़ा संक्षिप्त बता दीजिएगा एक बार और। रैंडम सैंपलिंग आपको पता है कि आपको सिर्फ रैंडमली जाना है। अब जब आप रैंडम कह देते हैं तो बाकी कुछ कहने की बात नहीं रह जाती है। रैंडम मतलब आपको रैंडमली कहीं भी चले जाना है, एक कैटेगरी, एक डिफरेंट कैटेगरी में आपको रैंडमली जाना है। सपोज मैंने कहा कि मुझे टेरिटोरियल, मैंने आउटर दिल्ली पे मैं सर्वे कर रहा हूँ, आउटर दिल्ली पे मैं सर्वे कर रहा हूँ, तो एक फिक्स पॉपुलेशन है मेरा, आउटर दिल्ली मेरा पॉपुलेशन है, दिल्ली मेरा यूनिवर्स है, और मुझे रैंडमली जाना है। मतलब रैंडमली किसके पास जाना है ये तय नहीं होता है, मतलब कहना चाहिए कि हाँ मुझे एक्स वाई जेड, एक्स बार से एक मैं सामान्य आदमी को उनसे बात किया कि मैं भैया पर्टिकुलर कैटेगरी में ऐसा ऐसा इश्यूज आ रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है, ये ये रैंडम है, मतलब आप रैंडमली किसी को चूज कर दे रहे हैं। और पर्पसफुल क्या है कि ऑब्जेक्टिवली आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जा रहे हैं कि हमें आपका ऐसा रिजल्ट चाहिए, आपका ऐसा, आपका ओपिनियन चाहिए। ये एक तरीके का कैटेगरीज है। रैंडम मतलब आपको रैंडमली जाना है, और नॉन रैंडमाइजेशन इसी को कहते हैं, या रैंडमली इसको कहें। नॉन रैंडम मतलब एक फिक्स्ड है कि मैं 27% ऑफ ओबीसीज के बीच में जाऊंगा, तो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। जी शेष जी सेकंड। एक, युति जी एक सेकंड, चैट बॉक्स में एक मैसेज आया है सती जी का, वो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग के बारे में पूछ रही हैं, और अगर एक्सीडेंटल पॉसिबल हो तो सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल अपनी। सैम्पलिंग वो होता है कि आप चीजों को एक्सीडेंटली, जैसे सपोज कोई भी कंज्यूमर से अगर चलो फ्लिपकार्ट से आपने सामान खरीदा, एक्स वाई जेड जो भी सामान खरीदा, तो वो एक्सीडेंटली आपको सवाल करेगा, आपने सब क्योंकि आपने सामान खरीदा, इसलिए आपसे वो पूछेगा कि आपका क्या इस ओपिनियन है, क्या आपके इसमें क्या अच्छा रहा, नहीं रहा। ये यूजुअली मार्केट ओरिएंटेड रिसर्च होता है, मार्केट ओरिएंटेड सर्च करने का तरीका होता है। इसमें हम एक्सीडेंटली आपसे सवाल करते हैं कि भाई एक इवेंट हुआ, उसके बेसिस पे आपसे सवाल किया गया कि भैया ये क्या है, ये एक्सीडेंट सैंपल के हम फॉर्म में देखते हैं। शेष जी एक बार आपकी ईमेल आईडी भी वो स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अगर मैसेज में टाइप कर देंगे तो ठीक रहेगा। युक्ति जी मैं आप सवाल पूछ अपना सकते हैं, युक्ति जी आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जी। सर एक्चुअली कैन यू प्लीज एक्सप्लेन पायलट स्टडी एंड क्लिनिकल रिसर्च, लाइक मैं पायलट बताता हूँ। स्टडी। ये मेरा नंबर मैं आपको सेंड कर दिया हूँ। आप सवाल क्या कर रहे थे? पायलट स्टडी है एंड क्लिनिकल रिसर्च। पायलट स्टडी क्या होता है? पायलट मतलब आप अपना जो, सपोज आपने कुछ भी डिफाइंड कैटेगरी आपने किया हुआ है, मतलब आपको एक तय हुआ है कि आपको सर्वे करना है कि वुमेन्स का इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कैसा है, आपको सर्वे करना है। आपने एक डिफाइंड कैटेगरी तय किया है कि आपको वुमेन के इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन पे स्टडी करना है। तो पायलट स्टडी क्या होता है कि वेदर, मतलब आपने जो कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव जो सर बनाया होगा, वो ऑब्जेक्टिव्स का वो मतलब एफिशिएंट है कि नहीं, जो मैं करने जा रही हूँ वो पॉसिबल है या नहीं। इसको जब आप सर्च करने के लिए जब थोड़ा सा 8-10 लोगों से बातचीत करते हैं कि
पर्टिकुलर जो आपका क्या क्या सवाल करने वाले हैं, किन किन सेक्शंस पे आप स्टडी करने वाले हैं, उसको आप ऐसा रैंडमली उठा करके किसी से पूछते हैं, तो वो पायलट स्टडी होता है। आपके जो स्टडी है, आपका जो स्टडी है वो फिजिबल है, करने लायक है नहीं, क्या प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, इसको जब आप सर्च करने के लिए देखते हैं तो वो होता है पायलट स्टडी। क्लिनिकल रिसर्च यूजुअली फिजिकल साइंसेस का रिसर्च है। कोई भी, जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो ऑब्जर्वेशन को क्लिनिकल रिसर्च की वो उसका क्या यूटिलिटी है, उसका पर्टिकुलर, जैसे क्लिनिकल रिसर्च के फॉर्म में अगर आप देखें तो कोरोना की वैक्सीन आई, कोरोना की वैक्सीन एक प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल के बेसिस पे आया, उसको हम क्लिनिकल रिसर्च कहते हैं। Okay, thank you. Sampling, systematic sampling mentioned under non-probability. Systematic sampling probability sampling के अंडर ही आएगा। नाम से ही स्पष्ट है, सिस्टमेटिक आप कर रहे हैं। सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग होगा तब वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंडर आएगा। प्राइमरली कंडीशन, जब भी आप सर्च करें, प्राइमरी कंडीशन जो होगा वो रैंडमाइजेशन, यानी रैंडम होना चाहिए तभी जाकर के वो प्रोबेबल सैंपलिंग होगा। बाकी और कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है। अगर कुछ बात कहीं समझ नहीं आई होगी, हो सकता है मैं कहीं कुछ गलत भी बोल दिया होऊंगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास है तो आप करेक्ट कर सकते हैं। कोटा सैंपलिंग, मैंने कहा जैसे नाम से ही स्पष्ट है, कोटा एक फिक्स्ड कोटा है, आपको वहीं से सर्वे करना है। मैंने बताया कि इंडिया में रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो कुछ इस तरीके से है कि 7% आपको एसटी को देना है, 12% एससी को देना है और 27% ओबीसी को देना है। आपको अगर ओबीसी सैंपल उठाना है, आपको पर्टिकुलर सैंपल में ये बोल दिया है कि आपको किसी ओबीसी को उठाना है, तो वो 20% फिक्स है, 27% फिक्स है, उसी कैटेगरी में से आपको उठाना है, इसलिए उसको कोटा सैंपलिंग कहते हैं, वो फिक्स्ड है कोटा। और कुछ क्वेरीज हैं? रैंडम सैंपलिंग एंड एक्सीडेंटल सैंपलिंग, डिफरेंस क्या है इनके बीच में? डिफरेंस यही है कि रैंडम सैंपलिंग जो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की कैटेगरी में आता है और एक्सीडेंटल सैंपलिंग जो होता है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर आता है। मतलब प्रोबेबल ऑप्शन रैंडम, रैंडम अगर कहें तो हम वो रैंडम होगा, मतलब आपको रैंडमली किसी सैंपल को चूज करना है, तो वो मतलब सैंपल एक पॉपुलेशन में जाकर के किसी XYZ सैंपल को उठाना है, वो आपका सैंपल होगा, रैंडम होगा। एक्सीडेंटल में फिक्स होता है कि हाँ आप कंज्यूमर हैं तो आपसे ही सवाल करेगा, मुझसे सवाल नहीं करेगा, या आपने किसी चीज को आपने परचेज किया है तो सवाल आपसे होंगे, मुझसे नहीं होगा, मतलब मैं उस कैटेगरी में नहीं रहूंगा, मतलब वो फिक्स्ड है, उसमें प्रोबेबिलिटी का कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब वो रैंडम नहीं होगा। सर कोटा सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस होगा? बिकॉज कोटा कोटा मैंने सैम्पलिंग आपको में अगर बताया, हम, कोटा मैंने आपको बताया कि फिक्स कैटेगरी है कोटा। हाँ जी, और रैंडम सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग मतलब कोई आपको एक पैटर्न स्टेब्लिश करना है कि मैं हर तीसरे घर को मैं जाऊंगा और वहां से एक ऑब्जर्वेशन लेके आऊंगा कि भैया इस कैटेगरी, इस घर में क्या क्या स्थिति है सोशो इकोनॉमिक। अगर मुझे एक सैंपल लेना है तो मैं उस एक फिक्स सिस्टम में काम करूंगा, वो भी रैंडमली। मतलब ये नहीं है कि हाँ ये तीसरा घर छोड़ दूंगा फिर चौथा जाऊंगा, ये मतलब ये सिस्टमेटिक है, रैंडम है, ये सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग है। सर ये जो तीन टाइप्स हैं, एक कोटा सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग और नॉन सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, इनको हम एक ही एग्जाम्पल से डिस्कस कर सकते हैं? कोटा मतलब थोड़ा सा वेरिएशन करके ताकि समझ आ जाए। कोटा सैंपलिंग मैंने आपको बताया, जैसे सपोज
कोटा सैम्पलिंग आपको फिक्स नंबर्स हैं कि हाँ भाई इस गली में 10 लोग हैं और आपको जहाँ आपको झुग्गी वाले घर दिख रहे हैं जिनका जो मतलब सिंगल फ्लोर बिल्डिंग है वहीं आपको जाना है। समझ गए? अगर आपको सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वसंतकुंज पढ़ना है, ठीक है, वसंतकुंज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वसंतकुंज एक ब्लॉक डी को आपको स्टडी करना है, तो आप तय करेंगे कि हर तीसरा घर सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग अगर आप कर रहे हैं तो हर तीसरे घर पे मैं जाऊंगी रैंडमली, तो आप ये सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग होगा। कोटा सैम्पलिंग में क्या होगा कि आपका डिफाइंड कैटेगरी है कि मुझे कच्चे मकानों में जाना है, तो वो आपका कोटा सैम्पलिंग होगा। आप पर्पसफुली वहां जाएंगे, उसमें कोई रैंडम नहीं होगा। अब वो हो सकता है कि पहला घर भी हो सकता है, दूसरा घर भी हो सकता है, तीसरा घर भी हो सकता है, या 5 घर छोड़ के भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूटी में हो सकता है। कोई फिक्स कैटेगरी नहीं है। कैटेगरी सिर्फ इतना ही फिक्स है कि आपको कच्चे मकानों में जाना है। और थर्ड ऑप्शन कौन सा बताया आपने? नॉन सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। नॉन सिस्टमेटिक मतलब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगा, मतलब आपको XYZ आप किसी भी घरों में चले जाना है, कोई कैटेगरी नहीं होगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है। वो टेक्निकल टर्म्स में नॉन सिस्टमेटिक कर दिया है, वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगा। अगर हम मतलब 18 to 35 ईयर्स की जो विडोज होती हैं उनको किसी भी स्टडी में मतलब उनके ऊपर एक स्टडी कंडक्ट करते हैं तो मतलब ये होगा कि जो फर्स्ट वाला हमारा होगा वो कोटा सैम्पलिंग हो जाएगा, बिकॉज हम 18 to 35 ईयर्स की जो विडोज हैं उनको टारगेट उनको मतलब अपना वो सब्जेक्ट कोटा ले रहे सैम्पलिंग हैं। हो जाएगा क्योंकि आपने विडोज की बात करी है, आपने डिसाइड कर दिया है कि आपको विडोज करना है। ठीक है, और 18 to 35 जो होगा अपना एज मतलब एज जो हमने डिसाइड की है ये फिर मतलब किस टाइप ऑफ सैम्पलिंग को डिटरमिन करेगा? स्ट्रेटिफाई अगर कर दिया है, एक स्ट्रेटिफाई कर दिया है कि आपने 18 to 35 ईयर्स में विडोज को करेंगे, वो स्ट्रेटिफाई आपने कर दिया है। 18 to 35 होगा, विडोज होगी, ये आपने स्ट्रेटिफाई बना दिया है। एक आपका पॉपुलेशन है, उसमें आप 18 to 35 आपका पॉपुलेशन है, आपने स्ट्रेटा बना दिया है कि विडोज को टारगेट करना है। तो ये क्या है? सिंपल ये क्या है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है। अब उसमें ऐसा नहीं है, मतलब रैंडम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप किसी विडोज को भी पूछ सकते हैं, मतलब 18 to 35 होना चाहिए। कोटा क्या होगा कि आपको फिक्स होगा कि हाँ भैया मुझे इसके पास जाना है, इसके पास जाना है, इसके पास जाना है, ये कोटा सैम्पलिंग होगा। सो एक्चुअली मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, जो सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग है और कोटा सैम्पलिंग वाला है, मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बिकॉज उसमें आप बोल रहे हो सिस्टमेटिक रैंडम सिस्टमेटिक में। सैम्पलिंग में आप मान के चलिए, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में सिस्टमेटिक होगा, रैंडम होगा। सिस्टमेटिक क्यों? सिस्टमेटिक मतलब हर तीसरे मकान में मुझे जाना है, ये सिस्टम है। समझ गए आप बात को? हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। कोटा सैम्पलिंग में क्या होगा कि कोई फिक्स कैटेगरी नहीं है, वो आपको अपने हिसाब से जाना है। मतलब आपको ये नहीं तय करना है कि कौन सा घर में जाना है, मतलब आपको तय करना है कि कौन सा घर में जाना है। वो पहला घर भी हो सकता है, दूसरा घर भी हो सकता है, 5 घर छोड़ के भी जा सकते हैं। आप अपने पर्पस के हिसाब से वहां जाएंगे, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जाएंगे, आपकी क्या रिसर्च की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे जाएंगे। एक डिफाइंड कैटेगरी है, आप उसी में जाएंगे। और सर ये जो आपने मतलब क्लासिफिकेशंस बनाई हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, इनका हमें कोई चार्ट मिल सकता है? चार्ट मतलब इसका चार्ट चाहिए, मतलब कि जी, जो कैटेगरी टाइप्स कौन? हैं सर, टाइप्स हैं सर, मतलब सिस्टमेटिक के अंडर कौन सा आता है और उसके अंडर कौन सा आता है, बिकॉज कई बार एग्जाम्स में वो पूछ लेते हैं कि अगर हम क्लस्टर सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं तो इट इज़ व्हाट काइंड ऑफ सैम्पलिंग, इट या इज अ अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बट वो थोड़ा सा देखिए कंफ्यूजन हो बहुत जाता है सिंपली आप वो। समझिए इसको, जी सैम्पलिंग के 2 तरीके होते हैं, ठीक है? 2 टाइप्स हैं सैम्पलिंग के, पहला प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। 2 टाइप्स हैं। पहला प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अपने 4 टाइप हैं, ठीक है? यस सर। पहला होगा वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगा, दूसरा होगा वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होगा, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, तीसरा जो होगा वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होगा, चौथा जो होगा वो क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग होगा। समझ गए? ये यस। मोर और लेस सिमिलर हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द आपका पॉपुलेशन कैसा है, पॉपुलेशन का नेचर कैसा है, उसके बेसिस पे ये यूज में आते हैं।
मैंने आपको पहले ही बताया, जहां आपका पॉपुलेशन होमोजेनस होगा, आपको सिंपल रैंडम सैंपलिंग करना है। जहां आपका पॉपुलेशन हेटेरोजेनस होगा, आपको सिस्टमेटिक और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग करना है। जहां आपका पॉपुलेशन बहुत लार्ज होगा, तब आपको क्लस्टर सैंपलिंग करना है। राइट सर। ठीक है। हाँ भाई साहब, सर एक और प्रश्न ये है वैसे कि जैसे डिसाइडिंग ऑफ कैटेगरी वाली बात जो है वो स्टेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में भी है और कोटा सैम्पलिंग में भी, तो दोनों बुनियादी फर्क क्या है? समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ मतलब मैं कि डिसाइडिंग ऑफ कैटेगरी वाली बात है, कैटेगरी हम डिसाइड करेंगे, ये बात स्टेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में भी है और कोटा सैम्पलिंग में भी है, तो दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? स्ट्रेटिफाइड में और कोटा में? जी, क्योंकि उसमें मतलब दोनों में कैटेगरी कहने के हम तय कर रहे हैं, तो फिर कोटा में अंतर मतलब क्या ये समझो कि मैं मेरी मर्जी में कुछ भी चूज करूंगा, एक डिफाइंड कैटेगरी। समझ गए? है? जी मतलब मैं 10 महिलाओं को जानता हूं जो वॉर विडोज हैं, मैं उसके पास जाऊंगा, ये मेरा कोटा है, मतलब एक डिफाइंड कोटा है। उसके अलावा मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा, ये कोटा सैंपलिंग। जी और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग वो तब होगा कि मैं डिफाइंड स्टेटा है कि मैं वॉर वीडियोस से मिलूंगा, और रैंडम हो सकता है वो, मतलब मेरे पास कोई जानकारी नहीं होगी कि कौन वॉर वीडियोस हैं। ठीक मेरे है, पास वो कुछ भाई साहब। एक पॉपुलेशन होगा, उस पॉपुलेशन के बीच से मैं उठाऊंगा, हाँ भैया आप वॉर वीडियो हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है, आप इसको अप्लाई कर दीजिए। ये रैंडम होगा, मतलब आपके पास कोई प्री इंफॉर्मेशन नहीं होगी। जी, वो कैटेगरी वाली बात से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। धन्यवाद। कैटेगरी मतलब? ये आपने शुरू में बताया था ना कि दोनों में मतलब कैटेगरी बनाते हैं, कोटा है तो उसमें भी एक फिक्स्ड नंबर ऑफ कैटेगरी होती है, तो इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी बस। वही मैं कह रहा हूँ ना, 27 लोग हैं तो 27% लोग, 27% मुझे ओबीसी के बीच में जाना है, ये फिक्स कोटा है, इसी से मुझे उठाना है। कहने का मतलब सेम है कि मुझे पता है कि 10 महिलाएं मैं जानता हूँ जो वॉर विडोज हैं, उनके पास जाना है, मुझे फिक्स है चीजें। जी जी, धन्यवाद। सर जी सर जैसे आपने रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स बताए हैं, वैसे नॉन रैंडम सैम्पलिंग की भी लिस्ट बता देंगे? हाँ, नॉन रैंडम सैम्पलिंग्स का सबसे पहला टाइप है कोटा सैम्पलिंग। सेकेंड टाइप है कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग। थर्ड टाइप है जजमेंट या पर्पसफुल सैम्पलिंग। फोर्थ टाइप है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। और फिफ्थ टाइप है स्नोबॉल सैम्पलिंग। आप सबके पास में, मैं आप सबसे जान सकता हूं कि आप कौन कौन से बुक्स रेफर कर रहे हैं? उमा जी, आप कौन सी बुक यूज कर रहे हैं? आपके पास कोई बुक है ऐसा कुछ? सर मैं अरिहंत की बुक ही यूज़ कर रही हूँ। अरिहंत की उसमें कौन सी बुक है? अरिहंत की पेपर 1 की प्रिपरेशन की बुक आती ठीक है। है, केबीएस मदान होगी। हाँ जी। ठीक है, मेरे पास अरिहंत है सर, मेरे पास केवीएस अरिहंत, मदान ठीक है। है, फाइन। हाँ जी। फाइन। हाँ जी। और बाकी लोग, बहुत से लोग हैं इसमें। जी, केबीएस मदानी है भाई साहब। ठीक है। नमस्ते भैया, केवीएस मैदान और ठीक है। सीआर कोठारी। ठीक है। और सर अरिहंत और ये जो इनमें इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, इतना काफ़ी होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, एक आपका नेचर होता है, मतलब आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? और सर मैंने इंग्लिश के लिए अप्लाई किया हुआ है। फाइन, तो सफिशियंट होगा। अदर देन दैट आपको, आपके पास में एनटीए नेट के क्वेश्चंस होंगे लास्ट 2 ईयर के, और दोनों ही सालों के जो क्वेश्चन पेपर में आपको एक दिख जाएगा क्वेश्चंस का, उनका तरीका क्या होता है वो। देखो, एक डिफाइंड कैटेगरी जो मेथड वाला सेक्शन है वो मोर और लेस सब जगह यूनिवर्सल होगा, सब जगह बराबर ही होगा। लेकिन जो दूसरा कैटेगरी है, दूसरा कैटेगरी कहने से मतलब कि जैसे आपका इंग्लिश लिटरेचर है, हो सकता है किसी का लिंग्विस्टिक हो सकता है, किसी का सोशल साइंस में हो सकता है, किसी का साइंसेस में हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि मेरे में हो सकता है सोशल साइंसेस के जो उससे सवाल आए, एपिस्टोमोलॉजी, जैसे हो सकता है जो सोशल साइंस ऑफ एजुकेशन पढ़ रहा हो उससे एपिस्टोमोलॉजी पे सवाल आए।
मेरे लिए हो सकता है कि सोशल साइंस रिसर्च के बारे में फल्सिफिकेशन, कून पॉपर डिबेट, इससे भी सवाल आ सकते हैं, जरूरी नहीं है आ सकते हैं। हो सकता है साइंस वाले के पास में सैम्पलिंग के जैसे उनके जो फिजिकल साइंसेस का सैम्पलिंग है उससे ज़्यादा सवाल आए, तो वो वेरी करेगा, ऐसा कोई फिक्स कैटेगरी नहीं है। मोरलेस अरिहंत का बुक सफिशिएंट तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ठीक है, मतलब आपको एक बेसिक नॉलेज दे देगा। सर एक मैंने और बात पूछनी थी। ये तो हमने सैम्पलिंग के टाइप्स कर लिए, मुझे जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो जब हमें साइटेशन मतलब बिब्लियोग्राफी करने के लिए देते हैं एमएलए स्टाइल से या फिर किसी और स्टाइल से। पिछले बार हमारे वाले पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जब हम मतलब लास्ट में हमें फॉर्मेट दिया होता है उसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसको कैसे टैकल करना होता है? उसको टैकल करने के लिए साइटेशन का जो टाइप्स होता है, यूजुअली अगर आप लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं तो आपको एमएलए टाइप में साइटेशन करने होते हैं, और एमएलए टाइप को अगर करने हैं तो उसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला है जो कि यूनिवर्सल है, मतलब आपको मैं और आप उसको डिफर नहीं कर सकते। जैसे आप जब भी कहीं भी साइटेशन का टाइप पढ़ेंगे तो एक जैसे एपीए साइटेशन है, एपीए यूजुअली सोशल साइंसेज में यूज होता है, शिकागो यूजुअली बिजनेस और साइंसेज में यूज होता है। ऐसे अपने अपने तरीके के टाइप्स हैं। लैंग्वेज के लिए एमएलए यूज होता है, जैसे एपीए है। एपीए में एक फिक्स क्राइटेरिया है कि सरनेम जो होगा वो से पहले लिखा जाएगा, नेम फर्स्ट नेम जो होगा वो डॉट के साथ लिखा जाएगा, फिर फुल स्टॉप होगा, फिर ईयर लिखा जाएगा, फिर नाम बुक का नाम लिखा जाएगा इटैलिक टर्म्स में। तो एक डिफाइंड फॉर्मूला है, वो आपको उसमें आपके बुक में मिल जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप केवीएस मदान की बुक अगर आपके पास नहीं हो तो मैंने आपको नंबर दिया है, मेरे पास ई बुक इसकी अवेलेबल है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगा। हो सकता है अरिहंत की बुक में भी अवेलेबल हो, लेकिन अगर उसमें नहीं है तो मैं आपको इसमें भेज सकता हूँ। सर रिसर्च के लिए और टीचिंग के लिए, रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए अगर मैं मतलब अरिहंत की बुक कर चुकी हूँ, केवीएस मदान की बुक के क्वेश्चंस भी कर लेती हूँ, तो आई थिंक कि मतलब उतना करना काफ़ी होगा इसके लिए, बिकॉज ये थोड़ा सी डाइसी टॉपिक्स सफिशियंट है। होते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप केवीएस मदान के साथ जाइए, केवीएस मदान माना हुआ बुक माना जाता है, और क्योंकि पियर्सन पब्लिकेशन का है, पब्लिकेशन का भी डिपेंड करता है, लेकिन ठीक है, मतलब मैं मतलब अरिहंत को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं एक बार भेजूंगा, आपको जैसा लगता है कि अगर बेटर है तो आप उसको यूज करिए। तो सर एक सवाल है, सर बस ये पूछना था एक्चुअली कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है क्या 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, मतलब हाँ ये जी क्राइटेरिया फिक्स है ना? जी जी, फिक्स क्राइटेरिया है कि 50% होगा। ओके सर। और सर सैम्पलिंग के और भी टाइप्स नहीं होते ना, बस यही दो हैं? यही टाइप्स है, यही टाइप्स। मैं एक अपने फ्रेंड हैं, वो आप पूछेंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्वेश्चन आपने क्या लिखा है, एक बार पूछ लीजिए महाराणा जी, आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। Hello, जी good afternoon. Uh, हेलो। if yes, if I want to compare some characteristic of two groups of patents, one group required from the random sample of the general public, while another group is from sample, like as and like as age and sex, like as in such a comparison, I want to examine effect of the other behavioral factor. What is the statistics test can be used to minimize effect the basis of arise from two different sample method, if it is possible or not? You are comparing two different methods, two different samples. One is collected from One one of the one group is recruited from the random sample of the okay, general public, while the another group is from sample with fixed gender, like is male and female 1:1. ठीक Okay. है
ठीक है, and one of the age group ratio equal number of subjects, so some different age of groups ठीक है, from the probability. Okay, it is still possible to talk into the effect of age and sex such as a comparison. If I want to हाँ, of examine, course, आप you can compare any sample, you can compare any categories. भाई एज का आप अगर एज और सेक्स की बात कर रहे हैं तो यू कैन कंपेयर दिस टू, एक का इफेक्ट दूसरे में, दूसरे का इफेक्ट इसमें कर सकते हैं, यू कैन डू. how to calculate, and one is the primary data and one of the secondary data, which is one better. You should have this primary knowledge की primary data are those who you directly collect from the population. Secondary data are those which you usually get from the literature, the already established literature. You get those information from the secondary data. Secondary data is those you get from literature available, or those already those, for example, NSSO or census data. When you are using it, then it is secondary data, but they have collected it primarily going directly into the field. Okay, thank you. And one another question is, can we use parametric test for the data collected by the non-parametric, or we can say non-random sampling method? You can sample this sampling method. Parameter, non-sample. What are the types that you said? Like is some of the common assumption. So parametric test including the normality, randoms, and homogeneity of variance, and we can say independence of observation. Whether random sample is data collection method is including the list or not. आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब आप either you're not using the exact terms, or can you please type it? Parametric test for the data collected by non-probability sampling. Hello. I am already sending a message already. You have sent it, or you sending it? Already sent. Okay. Can we use parametric test for the data collected by non-probability and non-random sampling method? Use parametric test for the data collected. Of course, you can. Hello. Yes, sir. You can process your data by whatever defined category you are. I mean, you suppose you collected XYZ data. You have to process your data based on the requirement of your research. Okay, sir. If your permission, I can one more question. Yeah, sure. If you were to apply to some design effect of sample size. What? Okay. Sample size, sample size. Okay. Calculation when the sample method is linear symmetric random sampling. When doing sampling by means sampling symmetric random sampling, how do we calculate the calculate design effect to use during the collection of sample size of our work, if any? Can you please actually I think your network is not well. Can you please type it on text box, chat box? Okay, sure. Anything else? सर जैसे आपने सैम्पलिंग के टाइप्स बताए हैं, जो रिसर्च के टाइप्स हमें आ सकते हैं उसमें, जो रिसर्च के टाइप्स हमें पेपर में आ सकते हैं, what are the types of research that can come up?
पॉसिबल रिसर्च के टाइप तो कुछ भी हो, मतलब आपको कुछ भी सवाल एज किया इन जा सकता है। सर एथनोग्राफिक रिसर्च है, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च है, हाँ और एक सेकंड सर। another question coming, what is the correct way to apply a design effect? What is the correct way to apply a design effect for sample size calculation when the sampling method is linear systematic random? पहला वाला गलती से लग गया, हाथ लग गया। Okay, fine, got it. मतलब आपको you have to decide, you and your mentor, your supervisor, Yeah. while looking for the sample size, that you have to decide what can be the best sample size will be. The sample size will be decided based on कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि आपकी टाइम फिजिबिलिटी क्या है, कि आपका बजट क्या है, आपका टाइम फ्रेम, कितने टाइम फ्रेम में आपको कैलकुलेट करना है। बट जब भी आप सैंपल डिसाइड करें, तब आप सैंपल किसी भी चीज़ों का डिसाइड कर रहे हैं, तो द सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट द पॉपुलेशन इज, और आपका क्या रिसर्च का रिक्वायरमेंट है उसका। सपोज आप जानते हैं कि 50% का पॉपुलेशन, मतलब वुमेन्स और मेंस का जो रेशो है वो 1:1 है, यानी 50% पे पॉपुलेशन है। एंड नाउ Yeah. यू इंटेंशनली चूजिंग 10% ऑफ वीमेन एंड 40% एंड 90% ऑफ मेन, तो आपका जो सैंपल होगा, जो आपका जो सैंपल होगा वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं होगा। मतलब यू आर जस्ट, मतलब आपका बायस्ड सैंपल कहा जाएगा। मतलब हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो, उसकी जो वैलिडिटी है उस पर डाउट किया जा सकता है। आपकी जो, फिर आप जब रिजल्ट निकालेंगे उसको वेरीफाई करने में, वेरीफाई करना बहुत मुश्किल होगा। तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आई मीन आप जब रिसर्च करते हैं तो यू शुड हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव। आपको बायसनेस से दूर रहना पड़ेगा। मतलब आपको डिसाइड नहीं करना कि आपको बायसनेस से दूर रह करके आपका सैंपल डिसाइड करना पड़ेगा। तो जब भी आप ये करें कि जब भी आप स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट इज द डिजाइन इफेक्ट फॉर सैंपल साइज कैलकुलेशन, तो वही है। मतलब आप जब डिजाइन कर रहे हैं तो सैंपल साइज को डिसाइड करना इज ऑल यू, कीपिंग इन माइंड कि आपका जो रेशो होगा, कोई आपका बैकग्राउंड जो होगा, आपका जो रिक्वायरमेंट होगा, आपका जो पॉपुलेशन होगा, उस पॉपुलेशन Yes. को रिप्रेजेंट करना चाहिए जो आपका सैंपल है वो। योर सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट योर पॉपुलेशन इज। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। Okay, thank you so much. सर Thank you for sharing your own views. And thank you to all your organizing the every new crash course. Thank you so much. सर यस सर आई जस्ट हैड अ रिक्वेस्ट। जैसे हमने सैम्पलिंग के टाइप्स डिस्कस किए हैं, हम क्वालिटेटिव के जो भी आपने वो बताया है, इन अ नटशेल आप बता सकते हैं कौन से क्वालिटेटिव के अंदर आएंगे, कौन से क्वांटिटेटिव के अंदर आएंगे सर? मेथड्स, क्वालिटेटिव के मेथड्स पूछ रहे हैं आप? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव की जब आप बात करें तो हाँ क्वालिटेटिव जी। का जो टाइप मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो होता है वो इन डेप्थ इंटरव्यूज होते हैं, क्वालिटेटिव। सर ये तो कलेक्शन मेथड्स हो गए ना, इन डेप्थ मतलब जैसे हम तो मैं क्वालिटेटिव की बात क्वालिटेटिव करते हैं वो रिसर्च तो। मेथड की बात कर रहा हूँ, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की बात कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको कलेक्शन, डेटा कलेक्शन का मेथड बता रहा हूँ। सर मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं रिसर्च मेथड्स के लिए नहीं बोल रही हूँ। आई एम सेइंग जैसे हम एथनोग्राफिक रिसर्च है या ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च है, हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब समझा नहीं मैं। एज इन सर ये जो टाइप्स हैं, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप्स ही हैं ना, तो हम ये वाले डिस्कस नहीं करेंगे। बिकॉज हमने तो सर रिसर्च मैंने मेथड्स आपको डिस्कस बताया किए हैं ना, था, हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च कहाँ मैंने पे आपको डिस्कस मैं, किए हैं? मैंने आपको बताया कि मैंने आपको बताया कि एथनोग्राफी इज अ काइंड ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड, या कहना चाहिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च का एक, कहना चाहिए कि एक टाइप है डेटा कलेक्शन का, एथनोग्राफी।
बात आप क्लियर कर पा रहे हैं चीजों को, नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे मैंने आपको पहले एक भूमिका बांधा, भूमिका ये था कि पहले समझना पड़ेगा कि मेथड क्या है और मेथडोलॉजी क्या है। मैंने बताया कि मेथड कैन बी, मतलब आपको डेटा कलेक्शन का भी मेथड हो सकता है, डेटा को प्रोसेस करने का भी मेथड हो सकता है आपका, ये हर लेवल पे डिफरेंट मेथड हो सकता है। ये दिस इज मेथड। मेथडोलॉजी जब आप बात करते हैं तो मेथडोलॉजी जो होगा वो पूरा ओवरऑल जो रिसर्च होगा उसके बेसिस पे, तो जिसका हम थ्योरेटिकल आर्गुमेंट देंगे कि हाँ भाई हम डेटा कलेक्शन के लिए फला फला मेथड यूज किए हैं, क्यों यूज किया है वो भी आपको उसी मेथडोलॉजी में बताना है। व्हाट एंड व्हाई उसको आप मेथडोलॉजी के फॉर्म में समझते हैं, ठीक है। जब हम मेथड की बात करें तो मेथड का अपना क्लासिफिकेशन है, अलग अलग व्यूज के पॉइंट पे हम उसका क्लासिफिकेशन किए। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिवली, अगर आप ऑब्जेक्टिव बेसिस पे अगर देखते हैं तब आप डिसाइड करते हैं कि क्या मेथड का टाइप होगा। तो जब आप ऑब्जेक्टिव रिसर्च की बात करें, ऑब्जेक्टिव मेथड की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव मेथड, कोरिलेशनल मेथड, एक्सप्लेनेटरी मेथड, एक्सप्लोरेटरी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये ऑब्जेक्टिवली अगर करते हैं तब होता है। आउटकम के बेसिस पे जब आप मेथड को डिसाइड करते हैं तो वो फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च के टाइप में डिसाइड, मतलब जो टाइप ऑफ रिसर्च है उसको हम बताते हैं। लॉजिक के फॉर्म में अगर हम डिसाइड करते हैं तो इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक के फॉर्म में हम रिसर्च को कैटेगराइज करते हैं। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस मतलब हम कैसे रिसर्च को प्रोसेस हैं, तब हम बताते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। मतलब हम क्वालिटी प्रोसेस को देख रहे हैं, तो डेटा कलेक्शन का मेथड जो होगा वो एक प्रोसेस है, उसको हम देख रहे हैं, तो वो उसमें क्वालिटेटिव टाइप के डेटा होंगे या क्वांटिटेटिव टाइप के डेटा होंगे, इसके बेसिस पे हम उस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब हम कह रहे हैं कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है। आप समझ गए होंगे। Sheshmani ji, if you allow, can we wind up this session? You have already Yeah, shared your contact number in the chat box, so you are requested to have Sheshmani ji's contact number and talk to him personally if in case you face any other difficulty regarding the research methodology. So you are requested to please note down his contact number, which is in chat box. And now I would like to thank Sheshmani ji for giving us this wonderful lecture and clearing so many doubts raised by the students over here. And thank you for sparing your valuable time from busy schedule. And we look forward to have your more sessions like this. Thank you everyone for joining it, and have a nice day ahead. And do join the sessions in the evening as well as this is a reoccurring link, so you have to join through this link only. Thank you so much. Thank you so much. बहुत धन्यवाद।